हाँ जी बस चलो। तो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो नाम ही बता रहा है, इस चैप्टर में अपन बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट पे सिर्फ ध्यान देंगे कि और क्या क्या तरीकों से बायोटेक्नोलॉजी का अपन ह्यूमन लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बायोटेक का ह्यूमन लाइफ में यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, ये जानना है सिर्फ। समझो, अगर हम बात करें इसके अलग अलग तरह के यूज का, तो ऐसे तो बहुत सारे यूज हैं। एक दो का तो बात ही छोड़ दो। थेरेपी में, फूड प्रोसेसिंग में, डायग्नोसिस में, या फिर बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है? अगर हम बायोलॉजिकल चीजों को यूज करते हुए अगर हम बायोलॉजिकल चीजों को यूज करते हुए बायोलॉजिकल चीजों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए किसी चीज का रेमेडी रेमेडी यानी निदान दे। जैसे मान लो कोई एक सऊदी अरब से हमारा एक तेल का जहाज आ रहा था और अचानक से वो डूब गया, मान लो इंडियन ओशन में आके। तो जब वो डूब गया तो उसके डूबने से हजारों लाखों लीटर ऑफ तेल फैलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तेल होता है। बड़ा बड़ा जहाज होता है, एकदम एक शहर ऐसा होता है कई बार। तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है उसमें और बहुत तेल भरा होता है। वो सारा जहाज अगर डूबा तो सारा तेल तो नदी समुद्र में फैल जाएगा। नाउ ए पॉइंट इज कि तेल जो है वो पानी के ऊपर ही लेयर पे एक लेयर बना देगा। उससे ना तो ऑक्सीजन डिसॉल्व कर पाएगा, ना सही से लाइट जा पाएगा। तो उतने बड़े एरिया में, लाखों लाख स्क्वायर फीट के एरिया में ऑक्सीजन ही डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है अंदर में रहने वाले मछली प्लांट सब मर जाएंगे। तो भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया एकदम से पूरा खाली हो गया, कोई मछली ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां। ये तो बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया जो हमने बायोटेक से बनाया, सुपरबग बैक्टीरिया, उसको वहां जाके छिड़क देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है ये उस पेट्रोलियम पॉल्यूशन को डिसॉल्व डिकम्पोज करके खाली कर देता है। सारा पेट्रोल को तोड़ तोड़ देगा। तो तेल खत्म। तेल खत्म तो मेरा काम आसान हो गया, अब वो समुद्र नॉर्मल हो गया। ये होता है, इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। किसी भी तरीके से, सिर्फ यही नहीं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, किसी भी तरीके से अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करके रेमेडी करें इन्वायरमेंट का, दैट इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। उसके अलावा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाना, वेस्ट का ट्रीटमेंट करना, एनर्जी प्रोडक्शन करना, इन सब में यूज होता है। और अभी के समय में बायोटेक में 3 और एरिया हमने जोड़ा है। पहला, कि किसी भी इंजाइम को काम करने के लिए जो बेस्ट कंडीशन है, बेस्ट कैटलिस्ट वो बनाना। ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो भी कंडीशंस ऑप्टिमम चाहिए, जैसे इंजाइम इतने पे, एक बहुत ही फिक्स्ड लिमिट पे काम करता है, इतना पीएच, इतना टेम्परेचर, इसी पे काम करता है, वो कंडीशंस प्रोवाइड करना। उसके अलावा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम होता है प्यूरिफिकेशन के लिए। जो चीज हमने बायोटेक से बनाया है उसको प्यूरिफाई भी तो करना पड़ेगा ना। एंड दैट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में भी अभी हम लोग इसको यूज करने के लिए रिसर्च खूब सारा कर रहे हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर में ये किस तरह से यूज हो सकता है, ये जरा समझ लो, समझने वाला चीज है। ठीक है। क्या बात है, तो बड़ा एरिया है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये पूरा ही कवर हो जाए। चलिए, तो अगर हम बायोटेक का यूज करें अलग अलग एरिया में, तो एक तो हम लोग फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। कैसे? एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड, यानी पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इन सब का यूज बढ़ा के, ऑर्गेनिक तरीके से, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज करके। ये 3 मेजर तरीका है। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में कम नंबर आ रहे थे, 3 कारण था भैया। 3 तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं। पहला, तुम्हारे को खूब मारपीट करके करें। जाहिर सी बात है, तो पढ़ाई नहीं कर रहे थे इसलिए कम आ रहा था। तो खूब मारपीट किए, खूब मारे पीटे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और तुम पढ़ने लगे। एक, तुम्हारा मार्क्स वैसे बढ़ेगा। यह है एग्रोकेमिकल बेस्ड। फायदा तो करा लेकिन नुकसान भी है। दूसरा, ऑर्गेनिक, बड़ा प्यार से समझा रहे, बेटा पढ़ ले, है ना, तुम्हारे लिए ही बढ़िया, इस तरह से करे, खूब समझाए। दिस इज ऑर्गेनिक। इसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही है। और तीसरा, हमको पता है बेटा को कुछ भी कर लो, बेटा पढ़ने वाला नहीं है, बेटा ही बदल दिया। एक नया बच्चा, या एक नया तरह का बच्चा जिसका ब्रेन थोड़ा ज्यादा शार्प है, जेनेटिकली मॉडिफाई करें हम उसको। ये 3 तरीके से हम लोग फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं अभी। उसके अलावा एक सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रीन रेवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उसमें हमने 2 चीज करा था। एक, कि खूब सारा पेस्टिसाइड वीडिसाइड ये सब यूज करा, और बेटर मैनेजमेंट करा। इस मौसम में यही उगता है, इसके बाद ये उगाएंगे, इसके बाद ये उगाएंगे, बेटर मैनेजमेंट।
तो इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया प्रोडक्शन। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी थे, जैसे भाई साहब आप कितना भी यूज करा लो, एक लिमिट है ना। जैसे मान लो तुमको, एक कोई ऐसा बच्चा था जो पढ़ नहीं रहा था, हमने खूब पिटाई करा उसका, तो भाई साहब उसको हम पीट पीट के पास करा सकते हैं, ऑल इंडिया टॉप तो नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि उसका एक लिमिट है। एक समय के बाद वो हार मान लेगा, नहीं अब नहीं हो सकता, आप चाहे जो कर लो, क्योंकि उसका दिमाग उससे ज्यादा शार्प है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये। अच्छा, प्रॉब्लम ये था कि इतने सारा हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाए, वो भी हमारे लिए इनफ नहीं था। हमारा जो पॉपुलेशन जितना तेजी में बढ़ रहा है, उसके लिए वो भी इनफ नहीं है, वो भी कम पड़ने वाला है। तो उसके अलावा ये जो पेस्टिसाइड विडिसाइड है, बड़ा महंगा है ना। तो अब हमने ये देखा कि भाई साहब हमारा ये सारा टेक्निक अब एक लिमिट से ज्यादा फूड प्रोड्यूस के लिए काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो जब ये हमने देखा तो हमने और आगे बढ़ाया बात और तैयार करा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन में ही खासियत है। अब जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो सकता है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। बस एक चीज ध्यान होना चाहिए, उसके जीन में चेंज हुआ है और उसको मॉडिफाई करा गया है। अब इससे क्या होता है भाई, दो तीन तरीका है। पहला, अब जो क्रॉप हम बना रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसमें हमने ज्यादा एबायोटिक स्ट्रेस को झेलने का क्षमता दिया है। वो ज्यादा कोल्ड, ड्राउट, ये सबको झेल सकता है, ठंडा में नहीं खराब होगा जल्दी, सुखा में भी जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे मेरा भी जो काम था, जो मैंने बायोटेक में अपना काम करा है, मेरा भी तो काम यही था ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, या ऐसे बोलो कि ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, आप उसको सिंपली ऐसे समझो कि ज्यादा मेरा था एबायोटिक स्ट्रेस, ये जो है ना, इसी पे मैंने चिकपी तैयार करा था, जो ज्यादा ठंडा, बारिश, सूखा, ज्यादा हीट, ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, सॉल्ट, सैलिनिटी, इन सबको झेलने लायक प्लांट बनाया था जो जल्दी खराब नहीं होगा। तो मेरा काम तो इसी पे था बेसिकली, मेरा काम तो इसी पे था। लेकिन मेरा बस था कि मेरे में क्रॉप स्पेसिफाइड था, चिकपी यानी चना। मेरा काम चना पे फिक्स था कि चना पे आपको ये तैयार करना है प्लांट। तो मैंने भी तो यही करा है, चना का और ज्यादा रेसिस्टेंट वैरायटी पे काम करा है। उसके अलावा और भी तरीका है, और भी है। बहुत सारा प्लांट को खराब करने में कुछ इंसेक्ट्स, पेस्ट का बहुत योगदान होता है, तो हम लोग उसके लिए भी रेसिस्टेंट करते हैं, है ना। उसके अलावा जैसे टमाटर के साथ प्रॉब्लम था, एक बार तोड़ दिए तुरंत गल जाता है, तो उससे बचाने के लिए हमने एक काम ये करा कि भाई साहब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो बनाया। कि भाई साहब एक बार जब आप उसको तोड़ देते ना, फिर भी वो तुरंत सड़ेगा गलेगा नहीं, थोड़ा लंबा समय तक टिकेगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, फसल कट जाने के बाद भी लॉस कम हो। उसके अलावा उसमें आप बोलो न्यूट्रिशन इनरिचमेंट पे भी काम करते हैं, जैसे गोल्डन राइस हमने तैयार करा। गोल्डन राइस, राइस का ही एक वैरायटी था, जिसमें जो विटामिन ए इनरिच्ड था, और आयरन, विटामिन ए और आयरन हमने इनरिच करा था। इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन मीन्स, बायो फोर्टिफिकेशन मीन्स कि किसी भी तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म या किसी प्लांट या किसी फूड सोर्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को, न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज करना। ठीक है, चलिए एक ये था। उसके अलावा हमने आज के समय में बहुत सारे टेलर मेड प्लांट्स बनाए। टेलर मेड यानी दो तरह के डीएनए को जोड़कर एक नया तरह का प्लांट। और उसका क्यों करा भाई ऐसा, इंडस्ट्रियल नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज में जैसे मान लो कोई एक इंडस्ट्री है जो स्टार्च बना रहा है, स्टार्च, उसको खूब सारा ग्लूकोज चाहिए होगा, तभी तो उसको जोड़ जोड़ के वो स्टार्च बनाएगा। तो जाहिर सा बात है, इस तरह का इंडस्ट्री ज्यादा बेस्ड है एक ऐसे चीज पे जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, तभी वो स्टार्च ज्यादा बना पाए। हमने क्या करा, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन बनाया, जिसके अंदर बहुत ही अधिक ज्यादा शुगर कंटेंट है, जिसके अंदर बहुत ही अधिक ज्यादा शुगर कंटेंट है। तो इससे ये जो शुगर केन बना, ये इंडस्ट्री नीड के लिए एकदम फिट है। इस तरह का चीज अपन कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं टेलर मेड प्लांट। हमने हिसाब से एकदम नाप जोख की, क्या ऐसा ही चाहिए, प्लांट तैयार करा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट यानी
हमने एक ऐसा प्लांट तैयार करा है जो इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। व्हाट डू वी मीन बाय इंसेक्ट रेसिस्टेंस? देखो, जैसा मैंने बात करा, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि आप ऐसे समझो कि इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही वल्नरेबल है। कोई भी, जैसे मान लो किसी इंसेक्ट का फेवरेट खाना ही है। अब आप में से कोई अगर नॉनवेज हो और किसी का फेवरेट चिकन हो, तो जिस दिन चिकन बना उस दिन तो घर का आटा गेहूं का आधा हिस्सा तो आप ही खा गए। कुछ वैसा ही चीजें यहाँ। अब मान लो कोई एक इंसेक्ट है जो टोटली उसी प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है। जैसे हमने बहुत सारा तैयार करा, जो आपको पढ़ना है वो है बीटी कॉटन। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया में एक स्पेशल जीन होता है, इसका नाम है क्राइजीन। क्या नाम है? क्राइजीन। और इस क्राइजीन से एक्चुअली में वो एक टॉक्सिन बनाता है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। इस क्राइजीन से एक्चुअली में एक टॉक्सिन बनता है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। और ये जो है ना, ये इनएक्टिवेटेड है। ये जो है वो कैसा है? इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड कहने का मतलब कि इसके अंदर पहले स्टार्टिंग में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, यानी इसके अंदर वो टॉक्सिसिटी नहीं होगा। ठीक है, और ये प्रोटीन होता है, ध्यान रखना है, प्रोटीन क्रिस्टल है। ठीक है। हमने क्या करा, कैसे करा, वो अभी जान लेते हैं एक बार। हमने क्या करा कि हमने जो हमारा कॉटन था, उस कॉटन के डीएनए में मैनिपुलेशन करा। मैनिपुलेशन यानी चेंज करा। और इसके अंदर हमने बीटी, बैसिलस thuringiensis, जो मेरा बैक्टीरिया था, उसका जीन डाल दिया है। क्या डाला है? उसका जीन। अब जब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का ये बीटी टॉक्सिन वाला जीन, क्राई जीन, अगर यहां आ गया इस कॉटन के डीएनए में, तो जाहिर सा बात है ये कॉटन के प्लांट के बॉडी में क्राई प्रोटीन बनेगा। है ना? कॉटन के प्लांट के बॉडी में क्या बनेगा? क्राई प्रोटीन। अब होता ही है कि ये इनिशियली इनएक्टिवेटेड होता है। कैसा होता है? इनएक्टिवेटेड। लेकिन लेकिन अगर किसी भी तरीके से लेकिन अगर किसी भी तरीके से इस जो हमारा बैक्टीरिया है, मान लो कोई इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट है उसके क्लास का नाम लेपिडोसेरिन होता है। ये देखो लिखा भी है, लेपिडोप्टेरा। इस ग्रुप का कोई भी इंसेक्ट अगर मान लो इस प्लांट को खाया, मान लो इसका लीफ खाया, तो ये प्रोटीन तो प्लांट के पूरे बॉडी में है, यानी लीफ में भी है। और जब इंसेक्ट खाया तो वो लीफ से उसमें कहां चला गया? इंसेक्ट में। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये इंसेक्ट के अंदर ये जो मेरा प्रोटीन है, ये उसके मिडगट में जाता है। मिडगट यानी ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। मिडगट में जाता है, और वहां मिडगट में जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे होता है अल्कलाइन मीडियम। ऐसा मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। और इस अल्कलाइन मीडियम में ये जो मेरा इंसेक्ट है, उसके मिडगट में अल्कलाइन मीडियम में ये जो मेरा प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन, ये एक्टिवेट हो जाता है। अब जब ये एक्टिवेट होगा तो जाहिर सी बात है अपना असर दिखाएगा। ये क्या करता है कि जो मेरा इंसेक्ट था, उसके मिडगट में पोर क्रिएट कर देता है। और जब पोर क्रिएट होगा तो सेल लाइसिस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, प्लांट जो है वो मर जाएगा। सॉरी, प्लांट बोल रहा हूँ, इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा। तो ये मेरा पूरा तरीका है कि किस तरीके से हम एक बैक्टीरिया रेसिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, एक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि अब ये इंसेक्ट कभी भी किसी भी हालत में इस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही एक दो बाइट खाएगा, ये प्रोटीन उसके मिडगट में जाएगा, उसको मार देगा। समझे बात? तो ये है बैसिलस thuringiensis रेसिस्टेंट, सॉरी, बीटी कॉटन, यानी इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन। बैसिलस thuringiensis तो वो बैक्टीरिया है जिससे उसका जीन आया है। अच्छा, जीन का नाम क्या है? तो जो अच्छा, कौन सा जीन किसमें यूज करें वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो पेस्ट कौन सा टारगेट है, किस इंसेक्ट को मारना है, और दूसरा कौन सा प्लांट है। जैसे इस चीज का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये देखो,
क्राई 1 AC और क्राई 2 AB ये कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट यूज करते हैं, और क्राई 1 AB कॉर्न बोरर ये दूसरा इंसेक्ट इसके अगेंस्ट यूज करते हैं। तो कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट आप यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, बाकी सब सेम ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से ग्रुप में कौन सा। नेक्स्ट इज पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में आपको एक और चीज जानना है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है RNAi। शॉर्टकट में इसको RNAi लिखते हैं, पूरा नाम है इसका RNA इंटरफेरेंस। क्या नाम है? RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये एक तरीका है सेलुलर डिफेंस का। देखो, हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो जीन या मैसेज या इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए में, वहां से जाएगा आरएनए में, एंड आरएनए विल गेट ट्रांसलेटेड टू फॉर्म प्रोटीन। सबके बॉडी में इंफॉर्मेशन का फ्लो ऐसे ही होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको सेलुलर डिफेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम किसी भी तरीके से इस आरएनए को साइलेंस कर दें, तो जाहिर सा बात है, अगर आरएनए एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, अगर आरएनए एक्सप्रेस ही नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो भी पेस्ट है मेरा उसका काम नहीं होगा और वो मर जाएगा। इस चीज को हमने अप्लाई भी करा। एक जो हमने करा वो करा नेमाटोड। नेमाटोड हमारा पेस्ट है, रेसिस्टेंस, नेमाटोड रेसिस्टेंट टोबैको में, नेमाटोड रेसिस्टेंट टोबैको। ठीक है, डबल ओ नहीं होगा, यहाँ गलत हो गया है। हाँ, नेमाटोड रेसिस्टेंट टोबैको। हमने क्या करा, एक हमारा नेमाटोड था जिसका नाम है, ये देखो लिखा है मेलियोडॉगिन इनकॉग्निटा, ये एक नेमाटोड है। हमने क्या करा कि इसका जीन, ठीक है, इसके डीएनए को, वो स्पेसिफिक पार्ट आरएनए का जिसको हमको साइलेंट करना, उसका जो जीन था उसको हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस करा यूजिंग अ वेक्टर टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इसके डीएनए को टीआई प्लाज्मिड के थ्रू हमने किस में डाला? प्लांट में। कौन सा प्लांट? जिसको रेसिस्टेंट बनाना है, दैट इज टोबैको। ठीक है, और क्या हुआ कि इस तरीके से हमने इस प्लांट में डाला कि उसका सेंस और एंटीसेंस दोनों ही चला गया। देखो, आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, ये मेरा डीएनए है, जब ये कॉपी होकर आरएनए बनाता है, जब ये कॉपी होकर आरएनए बनाता है तो डीएनए का सिर्फ उस वक्त जो दो स्ट्रैंड है ना डीएनए का, उसमें से एक कोडिंग की तरह एक्ट करता है और एक नॉन कोडिंग की तरह एक्ट करता है। ऐसे काम होता है, एक कोडिंग की तरह और एक नॉन कोडिंग की तरह एक्ट करता है। ठीक है, आपको ये समझना है। तो खैर, दोनों ही, ये दोनों ही, देखो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। हमने इस तरीके से नेमाटोड वाला डीएनए डाला है प्लांट में कि ये दोनों ही का दोनों चला गया किसमें? ये दोनों का ही दोनों चला गया इंसेक्ट में। हमने इस तरीके से डाला है। मेरा मोटिव यही था कि इस तरीके से डालो कि दोनों का दोनों वहां चला जाए। ठीक है, जब हमने ये काम करा तो क्या हुआ कि जो मेरा प्लांट था, इसको यहां दिखा रहा हूं, इस चीज को वापस यहां दिखा रहा हूं, जो मेरा प्लांट था उसके अंदर सेंस आरएनए भी बनने लगा और नॉनसेंस आरएनए भी बनने लगा। ये वाला चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट करते हुए। ठीक है, और अगर रहा बात क्रैश कोर्स का, तो कल वो लेक्चर हो जाएगा जिसमें आपको मैं ये डिटेल में बताऊंगा कि सेंस और नॉनसेंस आरएनए डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो दोनों का दोनों चला जाता है। अब होता यूं है कि प्लांट के अंदर जब दोनों चला गया ना,
तो जब भी इंसेक्ट इसको खाएगा, ठीक है, अच्छा, प्लांट के बॉडी में ना ये वाला, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये वाला डिजनरेट कर जाता है। कैसे करता है ये आपको अभी नहीं पढ़ना, बट ये कर जाता है। तो प्लांट में एक्सप्रेस गया दोनों ही, सेंस और एंटीसेंस दोनों ही, लेकिन एक डिजनरेट कर गया, बचा सिर्फ एक, नॉनसेंस। अब जैसे ही इंसेक्ट इसको खाएगा, तो ये नॉनसेंस आरएनए चला गया इंसेक्ट के बॉडी में। और इंसेक्ट के बॉडी में पहले से सेंस आरएनए प्रेजेंट था, क्योंकि जाहिर सा बात है वो जिंदा है, तो उसका भी तो जीन एक्सप्रेस उसके बॉडी में तो हो ही रहा होगा ना, सेंस आरएनए। और बना दिया दोनों मिलके बना दिया डीएस आरएनए। और डीएस आरएनए किसी काम का नहीं होता है, वो बेकार, क्योंकि जो आरएनए जो काम का है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड काम का नहीं है। देखो, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड, इस इन सच अ मैनर, इस तरीके से कि बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, वहां पे दोनों ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, जाहिर सा बात है ना, जैसे ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी तरह सेंस और एंटीसेंस आरएनए भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री होने के वजह से क्या हुआ कि दोनों आपस में जुड़ गया, और दोनों आपस में जब जुड़ा तो आरएनए बना ही नहीं, ठीक है। अब आरएनए नहीं बना तो जाहिर सा बात है, जो भी पैरासाइट है, जो भी वो नेमाटोडा है, उसके अंदर वो काम का प्रोटीन बन ही नहीं रहा होगा। और जब वो काम का प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पार्ट उसका साइलेंस हो जाएगा, और जो मेरा होस्ट है, जो मेरा नेमाटोड है, वो मर जाएगा। तो होस्ट प्लांट के अंदर में डीएस आरएनए जो ट्रिगर होता है इस नेमाटोड इन्फेक्शन की वजह से, वो खत्म, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है इस चैप्टर का, ये समझ गए तो जग जीत गए हो। बाकी बात आप कल और क्लियर हो जाएगा, जब आप, मैं उसका लेक्चर भी डाल दूंगा कि सेंस एंटीसेंस आरएनए डीएनए क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं कि उसका मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। बहुत सारा एप्लीकेशन है आज के समय में, पूरे दुनिया में 30 रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो है ना वो बेचे जाते हैं, 30, जिसमें से इंडिया में सिर्फ 12। और इन 12 में से भी एक हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है ना, वो इंडोजीनस है, यानी इंडिया में ही बना है। पूरे दुनिया में 30 बनाए गए हैं, 30 में से 12 सिर्फ इंडिया में बिकते हैं, और 12 में से एक जो था हेपेटाइटिस बी का, वो तो इंडिया में ही डेवलप भी हुआ था, ठीक है। अब एक चीज जो आपको यहां पढ़ना है एप्लीकेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंसुलिन। और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन को बोलते हैं इम्यूलिन। क्या बोलते हैं? इम्यूलिन। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन को बोलते हैं इम्यूलिन। अब ये जो मेरा हिम्यूलिन है उसके बारे में थोड़ा समझिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। असल में जो इंसुलिन का जीन था, वो एक स्प्लिट जीन था, स्प्लिट जीन। यानी हम चाह के भी इंसुलिन के जीन को किसी और ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस नहीं करा पा रहे थे। स्प्लिट जीन का मतलब ही होता है एक ऐसा जीन जो किसी और ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस नहीं करे, ठीक है। तो हमने जरा इंसुलिन को समझा, इंसुलिन क्या कैसे काम करता है, तो हमने देखा कि इंसुलिन में स्टार्टिंग में इनिशियली टोटल 3 पेप्टाइड चेन होते हैं। इंसुलिन में टोटल 3 पेप्टाइड चेन होते हैं, ए चेन, बी चेन और सी चेन। जिसमें से जब वो इंसुलिन मेरा मैच्योर कर जाता है, तो ए चेन और बी चेन तो रहता है, सी चेन रिमूव हो जाता है, इट इज रिमूव्ड, ठीक है। तो साइंटिस्ट बहुत दिमाग लगाया, बोला क्या करें क्या करें, ये जीन तो सीधा सीधा एक्सप्रेस होगा नहीं, तो हम करें क्या। तो उन्होंने क्या करा कि एक कंपनी था, अमेरिकन कंपनी, इलाई लिली, इसने 1983 में ये काम करा। और वो क्या करा कि ए चेन का कोडिंग और बी चेन का कोडिंग को सेपरेटली निकाला, सी चेन को छोड़ दिया, ए चेन और बी चेन को सेपरेटली निकाला, इकोलाई में एक्सप्रेस कराया। किसमें? इकोलाई में। तो जब इकोलाई में एक्सप्रेस कराया, तो देखो, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए चेन इकोलाई में एक्सप्रेस कराया, तो चेन ए बन गया,
डीएनए सीक्वेंस ऑफ बी चेन इकोलाई में एक्सप्रेस कराया तो बी चेन बन गया। और जो दोनों सेपरेटली ए चेन और बी चेन बना था उसको उसने खुद से मशीन के थ्रू ए और बी को डाई सल्फाइड बॉन्ड, इससे डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड यानी दो सल्फर का बना हुआ बॉन्ड। जैसे मान लो ये है मेरा ए चेन और ये है मेरा बी चेन, इन दोनों के बीच में दो सल्फर, देखो ये है डाई सल्फाइड बॉन्ड, दो सल्फर से जोड़ दिया इसको, और इससे तैयार हुआ पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूम्यूलिन। ठीक है, इस तरीके से ह्यूम्यूलिन बना था। याद रखना इनिशियली तीन चेन होता है, ए चेन बी चेन सी चेन, इसमें से सी चेन मैच्योरिटी में रिमूव हो जाता है और ए और बी रहता है, ये एक्चुअली में होता है। लेकिन चूंकि इंसुलिन का जीन एक स्प्लिट जीन था, वो कहीं और एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा था, तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा, ए चेन और बी चेन को सेपरेटली प्रोड्यूस करा इकोलाई में, और फिर उन दोनों को आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिए, जिससे कि इंसुलिन बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। अब सवाल उठता है जीन थेरेपी का, कि जीन थेरेपी क्या होता है। आई गेस जीन थेरेपी पे जाने से पहले अपन एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेते हैं ना, क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है। एलिजा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और मिथिकल इश्यूज, ठीक है। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, विल मीट अगेन एंड देन कंटिन्यू द चैप्टर। ठीक है।